हेलो। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम 12वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर हमारा पढ़ रहे थे, और इस दूसरे चैप्टर में आज हमारा जो चैप्टर टॉपिक जो है वो रहेगा विद्युत ध्रुवण एवं ध्रुवण सदिश। देखिए बच्चों, हमने परावैद्युत और परावैद्युत के प्रकार के बारे में पहले पढ़ लिया था। आज जो हमें पढ़ना है वो ध्रुवण कैसे होता है और ध्रुवण सदिश क्या होता है, इनके बारे में अध्ययन करना है। तो अभी मैं शुरू करता हूँ ध्रुवण के बारे में। उससे पहले आपको परावैद्युत और परावैद्युत के प्रकार के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो परावैद्युत और परावैद्युत का प्रकार हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। चलिए, आज का जो कक्षा है आज की हम शुरू करते हैं। विद्युत ध्रुवण। देखिए बच्चों, विद्युत ध्रुवण होता क्या है? विद्युत ध्रुवण इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जब हम किसी भी परावैद्युत पदार्थ को, जो हमने परावैद्युत पदार्थ की परिभाषा, परावैद्युत पदार्थ के जो प्रकार है वो पिछले वीडियो में पढ़े थे। परावैद्युत पदार्थ जो है वो क्या होते हैं? ऐसे कुचालक पदार्थ होते हैं जिन्हें अगर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो विद्युतीय प्रभाव दर्शाते हैं। वैसे ही ये जो परावैद्युत पदार्थ जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवी। तो जो परावैद्युत पदार्थ है बच्चों, उनको जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उनके अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, ये होने की जो घटना है, इसको ही हम कहते हैं विद्युत ध्रुवण बच्चों। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर। किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ये घटना ही विद्युत ध्रुवण कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहलाती है बच्चों, विद्युत ध्रुवण कहलाती है। तो ये होता है आपका विद्युत ध्रुवण। ये घटना ही क्या कहलाएगी? विद्युत ध्रुवण कहलाती है बच्चों। इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब देखिए, हम ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं का विद्युत ध्रुवण कैसे होता है उन्हें देखते हैं। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। हाँ, ये हो गया होगा आपका। अब देखिए, हम शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले तो मैं लेता हूं ध्रुवीय अणुओं का या ध्रुवीय परावैद्युत का। ध्रुवीय परावैद्युत, वो जो परावैद्युत के हमने दो पार्ट पढ़े थे ना बच्चों, उन्हीं में से एक पार्ट है ध्रुवीय परावैद्युत। तो ध्रुवीय जो परावैद्युत है, उनका जो ध्रुवण है वो किस तरीके से होगा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण है। देखिए, ध्रुवीय परावैद्युत होते क्या हैं? ऐसे अणु से पहले तो ध्रुवीय अणु कौन से होते हैं? जिनमें धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ऐसे अणु से बने हुए जो परावैद्युत पदार्थ हैं, जिन अणु के केंद्र अलग अलग हो, जिन अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो, इन अणुओं से जो बना हुआ पदार्थ होता है उसे हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो इनका जब हम ध्रुवण करवाएंगे तो कुछ कुछ इस तरीके से करवाएंगे। मान लेते हैं ये हमारे पास एक ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, और हमने ये पढ़ा है कि इस ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो अणु हैं वो सारे के सारे
ध्रुवीय अणु है। और ये हम जानते हैं कि ये जो ध्रुवीय अणु है बच्चों, वो क्या होते हैं? ध्रुवीय अणु वो अणु होते हैं जिनके केंद्र जो हैं, वो जिनके धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र हैं वो अलग अलग होते हैं। धनावेश और ऋणावेश के केंद्र जो है वो क्या होते हैं बच्चों? वो अलग अलग होते हैं, वो ध्रुवीय अणु होते हैं। तो ये सारे के सारे ध्रुवीय अणु है, और इन सभी ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होता है ध्रुवीय परावैद्युत। क्या बना होता है? ध्रुवीय परावैद्युत। तो ये जो व्यवस्था मैंने बनाई है, ये है बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति मतलब इनका जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान है वो शून्य है। बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान कितना है बच्चों? शून्य है। और यहां पर जो इसका संपूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है पूरे निकाय का, वो संपूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी हम जानते हैं क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल p से लिखते हैं, वो मैंने यहां लिख दिया है। और इसका जो संपूर्ण निकाय का, भाई हम जब ध्रुवीय अणु की बात करते हैं तो प्रत्येक ध्रुवीय अणु का तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। परंतु जब हम पूरे निकाय की बात करेंगे तो पूरे निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या होगा बच्चों? वो शून्य हो जाएगा। अब मैं करता हूं बात, इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देता हूं। ये मेरे पास है ध्रुवीय परावैद्युत, और इस ध्रुवीय परावैद्युत पर जैसे ही मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करूंगा तो इधर वाला टर्मिनल मान लेते हैं धनात्मक टर्मिनल है, धनात्मक टर्मिनल है। और इधर वाला जो टर्मिनल है वो बच्चों मान लेते हैं कैसा टर्मिनल है? वो ऋणात्मक टर्मिनल है। और जैसे ही हम इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, यानी यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ई है आपका वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवण हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा? देखो, ये जितने भी अणु थे वो कुछ इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे। ये जो अणु है वो बच्चों कैसे व्यवस्थित हो जाएंगे? इस तरीके से, ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे। और इनमें यहां आ जाएगा ऋणावेश, इधर धनावेश, इधर ऋणावेश इधर धनावेश, क्योंकि ये धनावेश है तो धनावेश से ऋणावेश आकर्षित हो जाएंगे। फिर यहाँ ऋणावेश धनावेश ऋणावेश धनावेश ऋणावेश धनावेश, और यहाँ फिर ऋणावेश धनावेश ऋणावेश धनावेश ऋणावेश धनावेश। और ये धनावेश जो है वो इस ऋणावेशों के कारण एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे। बच्चों यहाँ तक क्लियर है बात? तो ये इस प्रकार से ये जो आपका ध्रुवीय पराविद्युत था उसका क्या हो गया? विद्युत ध्रुवण हो गया। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने के कारण भी क्या हो गया? ध्रुवित हो गई। अब देखो इसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा? शून्य के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अब इसका क्या हो गया है? ध्रुवण हो गया है, क्योंकि अब हमने क्या लगा दिया है? बाहर से विद्युत क्षेत्र लगा दिया है। अब होता है क्या इसमें आगे अगर हम प्रोसेस करें, और तो आगे प्रोसेस करने के पश्चात क्या होता है बच्चों कि ये जो प्लस माइनस है ना, ये वाले, ये अंदर वाले प्लस माइनस, ये प्लस माइनस एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये प्लस माइनस भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये प्लस माइनस निरस्त कर देंगे। देखो ये जो आवेश है, ये आवेश एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। ये आवेश एक दूसरे को क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। और तत्पश्चात इसकी जो व्यवस्था है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। देखो एक स्टेप और लेके, हालांकि वो ध्रुवण सदिश में मैं आपको ढंग से समझाऊंगा, फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो उसके बाद ये विद्युत क्षेत्र के बाद क्रिया होते होते ये स्थिति जो है वो कुछ इस तरीके से पहुंच जाएगी। यहां तो सारा का सारा धनावेश है, और यहां सारा का सारा कैसा है? ऋणावेश। तो इधर सब का सब किस पे आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा, और इधर सारा का सारा क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। क्योंकि देखो ये जो अंदर परावैद्युत है ये ध्रुवित हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ध्रुवित। देखो इसके जी ऋणावेश और धनावेश के केंद्र अलग अलग हो जाएंगे, तो ध्रुवित हो जाएगा, ये इसका ध्रुवण हो जाएगा। क्योंकि ये जो अंदर वाले है ना, ये वाले, ये देखिए यहाँ पे, इनको देखिए ध्यान से, अगर आपको दिख रहे हैं तो
ये वाला है, ये प्लस और माइनस और ये प्लस माइनस, ये तो एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, लेकिन ये इधर वाला माइनस और इधर वाला प्लस, तो वो माइनस इस तरफ आ जाएगा और वो प्लस प्लेट के पृष्ठ के उस तरफ आ जाएगा। और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के पृष्ठ पर फैल जाएंगे, जबकि बीच वाले जो प्लस माइनस हैं वो सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। यही जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ध्रुवण करना। कैसे? ध्रुवीय परावैद्युत की। वैसे ही हम ठीक सेम ही प्रकार से हम क्या कर देंगे, अध्रुवीय परावैद्युत के भी क्या कर देंगे, ध्रुवण कर देंगे। तो अगला आपका है अध्रुवीय परावैद्युत का ध्रुवण। समझना प्रोसेस को। ये पृष्ठ है और अध्रुवीय परावैद्युत में हमने ये पढ़ा था कि कुछ इस प्रकार से व्यवस्थाएं होती है। इनके जो केंद्रक हैं वो एक समान होते हैं बच्चों। जो केंद्रक हैं वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र शून्य है और इसका जो संपूर्ण निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी क्या है, शून्य है। यहाँ आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। और अब हम इस पर अप्लाई कर देते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र, और जैसे ही हम बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो व्यवस्था हमारी इस तरीके से हो जाएगी। ये जो अध्रुवीय अणु हैं वो भी कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, प्लस माइनस। अगर हमने यहाँ पर प्लस, इस दिशा में प्लस होना चाहिए तभी ये माइनस वाला होगा, अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस वाला इधर आकर्षित हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ आपका विद्युत क्षेत्र शून्य के बराबर नहीं है, द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर आपका बाह्य विद्युत क्षेत्र, ऐसे लिख सकते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। और ये कुछ इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ तक आपके चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, कोई भी समस्या नहीं रहनी चाहिए। ये सेम प्रोसेस वही होगी कि अंदर वाले एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, तो धनावेशित प्लेट की तरफ सारे के सारे ऋणावेश आ जाएंगे और ऋणावेशित प्लेट की तरफ सारे के सारे क्या आ जाएंगे, धनावेश आ जाएंगे। तो ये होता है बच्चों अध्रुवीय और ध्रुवीय अणुओं का ध्रुवण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ध्रुवण सदिश। अब हमारा जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्रुवण सदिश। देखिए ये जो ध्रुवण सदिश है, इस ध्रुवण सदिश को हम कैपिटल पी से लिखते हैं। सदिश है तो वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ध्यान रखें, स्मॉल पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए काम लिया जाता है, कैपिटल पी ध्रुवण सदिश के लिए काम लिया जाता है, ध्रुवण सदिश के लिए काम लिया जाता है। अब देखो इसकी मैं पहले तो आपको परिभाषा बता देता हूँ। किसी परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन का जब हम ध्रुवण करते हैं, किसी परावैद्युत पदार्थ के क्या करते हैं, एकांक आयतन का हम जब ध्रुवण करते हैं तो उसे ही ध्रुवण सदिश कहा जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। भाई ध्रुवण कब होगा, जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। तो किसी परावैद्युत पदार्थ को जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जो एकांक आयतन है उसका, उस पर उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ही हम क्या कहेंगे, एकांक आयतन पर उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ही हम क्या कहेंगे, ध्रुवण सदिश कहेंगे। तो पहले तो मैं परिभाषा लिख देता हूं आपकी, यहां पर वेल डिफाइंड परिभाषा क्या होगी, किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। भाई हम किसी
परावैद्युत को जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो सीधी सी बात है कि उसका ध्रुवण होगा, और ध्रुवण जब हम उसके उसके एकांक आयतन की बात कर रहेंगे तो उसे ध्रुवण सदिश कह देंगे। सिंपल सी बात है। तो एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ही ध्रुवण सदिश कहा जाता है। कोई क्या कहा जाता है? ध्रुवण सदिश कहा जाता है। देखिए, अगर हम परिभाषा को फॉर्मूले में बदलना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश को हम कैपिटल P से दर्शाते हैं। ये हो जाएगा आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बच्चों हम स्मॉल p से लिखते हैं, और अपोन में आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और अपोन में क्या आ जाएगा आपका? आयतन। आयतन को हम किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। तो ये क्लियर होनी चाहिए चीज। ये होता है आपका ध्रुवण सदिश। क्या हो जाए होता है? ध्रुवण सदिश। तो जब हम आयतन का मान एकांक रख लेंगे, आयतन का मान क्या कर देंगे बच्चों? एकांक, यानी इसका मान 1 रख देंगे, इसका मान 1 रख देंगे, अपने आप ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ध्रुवण सदिश के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी चीज? फटाफट नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। अब देखिए, थोड़ा सा मान के इसको डेरिवेशन कर लेते हैं हम। देखिए, माना एक Q आवेश वाला परावैद्युत, परावैद्युत देखिए आप यहां पर कोई सा भी रख सकते हैं, ध्रुवित या अध्रुवित। परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र E सदिश में रखने पर, देखिए रख देते हैं कैसे। ये है हमारे पास, मान लेते हैं एक परावैद्युत, और इस परावैद्युत पर जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र हो जाएगा प्लस वाला, इधर मान लेते हैं, क्योंकि ध्रुवीय परावैद्युत या अध्रुवीय परावैद्युत जब बच्चों हम दोनों को ही रखेंगे तो दोनों का ही क्या हो जाएगा? ध्रुवण हो जाएगा। तो इधर रख देते हैं आप माइनस वाला। ठीक है। अब देखिए, व्यवस्थाएं कुछ ऐसे हो जाएगी अंदर की तरफ। यहां तो सारा का सारा क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा ध्रुवण होने के पश्चात, और यहां सारा का सारा क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। ये जो धनावेश और ऋणावेश आ रहा है इसको हम कहते हैं सिग्मा पी। ये तो आपका प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का सिग्मा पी। देखिए सिग्मा पी, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों कि सिग्मा जो है आपका वो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। यही पढ़ा था बच्चों। और ये जो मैंने सिग्मा पी लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये सिग्मा पी, ये तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बाहर वाला है, इसके कारण अंदर प्रेरित हो रहा आवेश घनत्व, क्योंकि यहां पर तो सारे के सारे ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु थे, उनसे प्रेरित होके प्लस माइनस कैंसिल करके या फिर प्लस माइनस से आकर्षित होंगे, कैसे भी जब अंदर ध्रुवण होता है तो ध्रुवण होने के पश्चात जो पृष्ठों पर आवेश आता है, आवेश घनत्व आता है, उसे हम कहेंगे प्रेरित आवेश, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और जो बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों को कुछ इस तरीके से होगी, प्लस से माइनस की ओर। बाहर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसे होगी? प्लस से माइनस की ओर। और अंदर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी आपकी प्लस से माइनस की ओर। उसको मैं लिख देता हूं ई इंटरनल, अंदर वाली, और यहां लिख देता हूं ई आउटर या एक्सटर्नल। ये बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हो जाएगी बच्चों। यहां तक आपकी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, ये जो दूरी है यहां पर, ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है आपका, इसकी जो दूरी है बच्चों, इसको हम मान लेते हैं कि ये स्मॉल टी है। ये जो दूरी है ना, ये है स्मॉल टी। अब देखो, अगर मैं इस माइनस और प्लस की बात करूं तो ये माइनस और प्लस समान परिमाण का आवेश है। माइनस और प्लस समान परिमाण का आवेश है, और अति अल्प दूरी पर है, तो इससे हम कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ये क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो,
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हमने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल p से लिखते हैं और ये स्मॉल p जो है वो होता है एक आवेश का परिमाण। एक आवेश का, ये मान लेते हैं प्लस q आवेश, क्योंकि आवेश q आवेश लिया हमने, तो एक आवेश का परिमाण कितना हो गया, प्लस q आवेश। अब चाहे प्लस q ले लो चाहे माइनस q ले लो, अगर परिमाण ले रहे हैं तो वो चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, चिन्ह सिर्फ उसकी दिशा को व्यक्त करेगा। और गुणा बीच में उन दोनों के मध्य की दूरी। अब यहां पर हमने मध्य की दूरी देखी, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, इनके मध्य की दूरी हमने कितनी ली है, स्मॉल टी ली है, तो मैं इसको ले लेता हूं स्मॉल टी। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। उसके साथ ही आयतन, अब देखिए आयतन, आयतन v बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, मान लेते हैं कितना है a, इसका क्षेत्रफल कितना है a, गुणा में ये जो दूरी है वो है t, क्षेत्रफल गुणा दूरी t। तो देखो समीकरण एक, तो पहले वाली समीकरण, पहले चलो इधर ये तो हमने ज्ञात किया था, इसको तो मैं दे देता हूं समीकरण एक नाम। ये तो होगी आपकी समीकरण एक, जो हमने ध्रुवण सदिश लिखा था ना, वो होगी समीकरण एक। और अब हम चलते हैं इधर, इसको नाम दे दो बच्चों, ये समीकरण दो हो गई और ये समीकरण हो गई तीन। अब देखिए समीकरण एक में समीकरण दो व तीन से मान रखने पर, देखिए मान रख दो, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर दूं ताकि अपन आसानी से लिख दें, इतना तो समझ में आया हुआ है, कोई समस्या तो है नहीं इसमें वैसे। चलिए अब देखिए हम समीकरण एक में, समीकरण एक हमें ये बताती है कि ध्रुवण सदिश क्या है। समीकरण एक क्या बताती है बच्चों, ध्रुवण सदिश। तो ये बताती है p ध्रुवण सदिश बराबर, यही बताती है p ध्रुवण सदिश बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समीकरण दो से, ये हो गया स्मॉल p, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया स्मॉल p अपोन में आयतन, आयतन क्या हो गया v, इसको परिमाण के रूप में ही रख देते हैं हम थोड़ी देर अभी। तो ये हो जाएगा आपका अपोन में आयतन v। अब मैं इनका मान रखता हूं तो यहां तो आ जाएगा आपका q डॉट टी और यहां आ जाएगा आपका a डॉट टी। अब देखिए t से t कट जाएगा तो हमारे पास आएगा q अपोन में a। और ये जो q है बच्चों, ये है आवेश, q क्या है आवेश, और ये जो आपका अपोन में a है वो a है क्षेत्रफल। और चूंकि हम जानते हैं बच्चों कि जो आपका आवेश अपोन में क्षेत्रफल है, आवेश अपोन में क्षेत्रफल है, वो किसके बराबर होता है, वो पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। किसके बराबर, पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर, सिग्मा के बराबर होता है। ये तो हम जानते हैं, पहले पढ़े हुए हैं। तो यहां पर भी आपका जो ये टोटल मान होगा वो इस तरीके से आ जाएगा कुछ p सदिश, ये तो है ध्रुवण सदिश, ये किसके बराबर हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व यहां पर कौन सा बच्चों, यहां पर प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये ध्यान रखें, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व कौन सा होगा, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो हमने यहां पर निकाला था ये वाला प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व। प्लस वाला ले लो या माइनस वाला ले लो, जो प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व उसका मान ध्रुवण सदिश के बराबर होगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ध्रुवण सदिश के बराबर मान होता है किसका, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व का। तो यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक मैं इंपॉर्टेंट लाइन आगे लिखने जा रहा हूं कि ये जो ध्रुवण सदिश हैं क्या है, ध्रुवण सदिश बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के कैसा होता है, समानुपाती होता है बच्चों, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं p सदिश समानुपाती e सदिश। बाह्य विद्युत क्षेत्र तो E अप्लाई किया हमने, देखिए अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा था। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र कहां पर, ये रहा, ये देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र ई आउटर, ये वाला है ना, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। तो ये जो ध्रुवण सदिश है बच्चों, ये होता है आपका किसके समानुपाती, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती। और जब हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पर p सदिश बराबर आ जाता है आपका एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान रखना क्या काम में आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट काई ई सदिश, एप्सिलॉन नॉट काई ई सदिश।
ये आपका एक डेरिवेशन भी है छोटा सा, इसको आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हैं, ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है ये तो क्या है बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता, इसको तो आप जानते हैं, ये तो आपके जान पहचान वाला ही है। और ये जो ई सदिश है ये भी आप जानते हैं, ये है बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये भी आपकी जान पहचान वाला है। और ये जो पी सदिश है जो हमने लिख रखा है ये है ध्रुवण सदिश, ये भी आपकी जान पहचान का ही है। अब तो फिर जान पहचान का कौन नहीं है सर, ये काई नहीं है, काई क्या है, काई काई है। देखिए काई जो है ये इसको बोला जाता है काई, क्या बोला जाता है बच्चों, काई बोला जाता है। और ये होती है विद्युत प्रवृत्ति, इसको क्या कहा जाता है, विद्युत प्रवृत्ति होती है। काई जो है वो क्या होती है, विद्युत प्रवृत्ति। देखिए बच्चों ये जो आपकी काई है इसको विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, और ये एक विमाहीन विमाहीन मात्रकहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है, विमाहीन मात्रकहीन राशि होती है। ये काई जो है वो विद्युत प्रवृत्ति होती है, और ये एक विमाहीन मात्रकहीन राशि होती है। विद्युत प्रवृत्ति जो होती है वो परावैद्युत की ध्रुवता का मापन करती है। ये जो काई है ना ये क्या करती हैं, ये परावैद्युत पदार्थ जो है बच्चों, परावैद्युत की ध्रुवता का मापन करती है। किसका मापन करती है, ध्रुवता का मापन करती है, मापन करती है या होती है ऐसे बोल सकते हैं, ये ध्रुवता का मापन करती है। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम छोटी सी चीज दो लिख देते हैं, एक तो इसका मात्रक और विमा। तो जो आपका ध्रुवण सदिश है वो एक सदिश राशि है। देखिए ध्रुवण सदिश के बारे में लिख रहा हूं मैं एक, ये ध्रुवण सदिश जो है आपकी, ध्रुवण सदिश कैसी राशि है, सदिश राशि है बच्चों। इसका जो मात्रक है ध्रुवण सदिश का मात्रक, ध्रुवण सदिश का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए मात्रक क्या होगा, ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले वो हमने ये पढ़ा था, देखिए कहाँ गए, ये रहा, ये देखिए ध्रुवण सदिश P बराबर, हम पहुंच गए थे इस रिजल्ट पर Q अपोन में A तक। कहाँ पहुंच गए थे, Q अपोन में A तक। तो Q जो है उसका मात्रक क्या होता है बच्चों, उसका मात्रक होता है कुलाम, क्या होता है, कुलाम। और अपोन में क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C प्रति मीटर स्क्वायर, C मतलब कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और अगर इसकी विमा पूछी जाए तो विमा आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों कि जो कुलाम है उसकी तो विमा हो जाएगी A1 T1, और अपोन में मीटर की हो जाएगी L2, मीटर स्क्वायर है ना तो L2। तो हम विमा पहुंच जाएंगे L-2 A1 T1, ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। और ये होती है आपका ध्रुवण सदिश। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।